नमस्कार दोस्तों। कल अपन ने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ी थी, लेकिन कईयों के कमेंट थे कि इनके नोट्स कैसे बनाए सर। तो अभी आज अपन थोड़ा सा फॉर्मेट देख लेते हैं कि उसमें तो सब कुछ ही करवा दिया सर आपने, इसमें कुछ छोड़ना क्या। तो वो चीजें देख लेते हैं अपन मोटा मोटी। जैसे कालीबंगा सभ्यता अपन ने देखी थी, तो इसमें अपन को एक तो डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, और जो चीजें पता है उनको स्किप करते हुए चलता है। जैसे अमूमन लड़कों को ये पता है कि हनुमानगढ़ में है, तो ये आपको नहीं लिखना है। इसके बाद में खोज है, खोज के बारे में पता बता दो। उत्खनन लिख लो। जो क्या है कि क्वेश्चन उसी में से आएगा जो या तो स्पष्ट सभी में है, और यह कुछ अलग है। जैसे नदी हो गई, तो नदी इधर सरस्वती पहली है और सरस्वती दूसरी। काल हो गया, काल जो है ये आजकल ट्रेंडिंग में यही क्वेश्चन ज्यादा बन रहा है, इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये। इसके बाद में अवशेष। तो अवशेष में आपको अच्छी तरह से बता दिया था कल, ये 5 स्तर की है। जुते हुए खेत, कंकाल, खोपड़ी, ये जो अवशेष है ना, ये अच्छे से ले लो। अब इसके बाद में आहड़ है, तो आहड़ में ताम्रवती नगरी, इसको धूलकोट बोलते हैं। अक्षय कीर्तिवास, खोज लिख ली और इसका उत्खनन लिख लिया। नदी थी वो लिख ली, काल लिख लिया, अवशेष लाल काले मतवान। इसी तरह भिलुंड का भी लिख लिया, उत्खनन, नदी और अवशेष, आग में पड़ती ईंटें। बस यही चीजें हैं। अब आप पीछे पढ़ के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे बाहर कुछ नहीं निकल रहा। अब ये जो बागोर की बात थी, तो बागोर में वीएन मिश्र हो गए, कोठारी नदी हो गई, प्रागैतिहासिक काल हो गया। ऐसे ही फिर ये हो गया, उत्खनन आरसी अग्रवाल ने किया और कांतली नदी ये सीकर का सारा कुछ आपको पता चल गया। अब आपको ये देखना है कि ये जो अपन ने कर लिया ये पर्याप्त है क्या। ये एक्स्ट्रा में ये लिख लिया कि ये मोहनजोदड़ो पर तांबा बेचता था। अब अपने को क्या है कि एक तो जो मैंने जिस तरीके से आपको नोट्स बनवाए हैं, सेम यही फॉर्मेट रखना, इसमें बीच में स्पेस रखना, ताकि कभी भी आपको ये लगे कि किसी दूसरी बुक, रेफरेंस बुक से भाई आप देखो, जब आपको पता चले तो उसमें आपको क्या करना है कि आप उसमें ऐड कर सको चीजें। समझ रहे हो? भाई आराम से चीजें ऐड हो जाएंगी भाई। जैसे कोई भी इससे रिलेटेड बात आ गई, खोज से रिलेटेड कोई नई बिंदु आ गया, तो उसको आप यहाँ मेंशन कर लो। इसी तरह आपको स्पेस देते हुए और ये नोट्स बनाने हैं। और लगभग 5 सभ्यताएं हो गई, थोड़ी बहुत सभ्यताएं और आएंगे, वो अपन अभी देख लेते हैं नीचे एक्स्ट्रा में जो है। इसके अलावा जब देखिए राजस्थान की अन्य प्राचीन सभ्यताएं, अपन ने गणेश्वर तक कर ही लिया। अभी देखो, भीनमार जालोर की एक सभ्यता महत्वपूर्ण है, जिसका उत्खनन आर सी अग्रवाल ने कराया। अब भीनमाल जालोर वाली है ना, आर सी अग्रवाल, तो आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको ये आर सी अग्रवाल इसकी भी तो करवाई थी, तो आप इसको यहीं पे लिख लो, भीनमाल जालोर और आर सी अग्रवाल। अब आर सी अग्रवाल तो आपको याद रह जाएगा इसकी वजह से। और फिर भीनमाल जालोर आप इससे कोऑर्डिनेट करते हुए कि भाई जो जहाँ पे सिक्कर गणेश्वर थी वहीं भीनमाल जालोर वाली वो सभ्यता थी। इस तरह से अपने आपको कोऑर्डिनेशन। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा, वह एक यूनानी सुराई मिली थी, जो इसके विदेशी व्यापार होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। अब इसमें कितनी बातें आ गई, एक तो भीनमाल का प्राचीन नाम, तो वो श्रीमाल लिख लेना। अवशेष वाला जो हेडिंग है, उसमें एक तो रोमन एम्फोरा और एक यूनानी सुराई, बस यही लिखो, लैंग्वेज मत लिखो। पॉइंट एक बुलेट के हिसाब से वो करो। अब अगली सभ्यता है इसवाल उदयपुर। इसवाल उदयपुर, इसवाल उदयपुर वाली किसके संपर्क में, आप गिलुन या उसके पास लिख लो। आहड़ तो ताम्रकालीन हो जाएगी, ये आहड़ से पुरानी है। इसवाल जो है ये प्राग ऐतिहासिक कालीन है। तो ये वैसे तो अगर आप चाहो तो इसको वहां भी लिख सकते हो, प्राग ऐतिहासिक काल से कनेक्ट करके लिखना चाहो तो आप कालीबंगा में लिख लो, क्योंकि कालीबंगा प्राग ऐतिहासिक काल है। और अगर आप उदयपुर से कनेक्ट करके लिखना चाहो तो आप इसको गिलुंड के आसपास लिख लो। अब देखो, गिलुंड अपन ने अभी लिखा था भाई, गिलुंड वाली लिखी थी ना, तो गिलुंड में यहाँ लिख लो। सॉरी, गिलुंड का नाम आ रहा है, ये आहड़। आड़ ये तो ताम्रवती नगरी हो गई, और इसका काल जो है ताम्रकालीन है। लेकिन जो वो है वो प्राग ऐतिहासिक है। आप अपन ने पढ़ा है कि प्राग ऐतिहासिक कालीबंगा में है, तो आप इसको यहाँ लिख लो, इसवाल। इसवाल जो है वो प्राग ऐतिहासिक तो है, और ये उदयपुर की है। ठीक है, इस तरह से आपको ऑटोमेटिक ही कनेक्ट हो जाएगा। प्राग ऐतिहासिक आते ही आपको सवाल कनेक्ट हो जाएगी भाई। कालीबंगा को तो आपको ऑलरेडी पता है। इसके बाद में प्राचीन मत्स्य जनपद,
अब जनपद नाम आ गया ना, तो वो अभी आप इससे नेक्स्ट टॉपिक जनपद ही है, तो उसको देख लेंगे। प्राचीन में स्थित बैराट सभ्यता जो बिज्जे की पहाड़ी भीमरूड और महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता के मौर्य काल के अवशेष मिले। ये जो बैराट है ना, यहाँ पे सभ्यताएं मिली हैं मतलब बैराट सभ्यता में 3 जगह मिली हैं। एक तो बिज्जे की पहाड़ी पे कुछ एक अवशेष मिले, एक भीम डूंगरी पे मिले हैं, और एक महादेव जी की डूंगरी के पर भी अवशेष मिले हैं। तो आपको यहाँ से देखना है, यहाँ पे इन्होंने की विद्वान उत्खनन से किसके कौन कौन थे, तो एक तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी का नाम हड़प्पा में आएगा, इसलिए इसको आप यहाँ से याद करना शुरू कर दो। नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित। तो अब बैराट करके उत्खनन करता लिख लिया। बैराट में आगे बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, महादेव जी लिख लिए। इस तरह से आपको नोट्स बनाने का तरीका मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ। बैराट से गोल मंदिर, अशोक स्तंभ के अवशेष प्राप्त है। अब अवशेष में ये लिख लो। दूसरा, बैराट के समीप अशोक का ब्राह्मू शिलालेख, बाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ, जो कि अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण है। अब ये चीजें है ना, ये आप नोट में लिख लो, नीचे नोट डाल के स्टार बना के कि बैराट के समीप बाब्रू शिलालेख मिला है, जो कि अशोक के बौद्ध धर्म का प्रमाण। अब अगला देख लो, बालाथल, वीएन मिश्र। अब बालाथल उदयपुर तो आपको याद रह जाएगी, लेकिन इसको कनेक्ट कौन सी सभ्यता से करना है जिससे कि आपके पुख्ता हो। ये है ताम्र पाषाण कालीन। ताम्र पाषाण कालीन की पाषाण के बाद की ताम्र के शुरू की, यानी कि कहीं ना कहीं कालीबंगा और आड़ के बीच की सभ्यता है। तो आप देखो कि इसमें वीएन मिश्र कौन से में किया है, चाहे कहाँ कहीं कहीं वीएन मिश्र का, बागोर वाले में वीएन मिश्र का नाम है। तो आपको ये तो समझ में आ ही जाएगी। जैसे ये तो पूरा पाषाण कालीन है बागोर वाली, वो अपनी वाली है वो ताम्र पाषाण कालीन। ताम्र पाषाण कालीन उत्खनन करता सेम टू सेम है वीएन मिश्र। सभ्यता चेंज है वाला था, और इसका उदयपुर। ये तरीका रहेगा ना याद करने का, जैसे वीएन मिश्र से कनेक्ट करके ऊपर नीचे चले गए भाई, ताम्र पाषाण कालीन भी याद रह जाएगी, क्योंकि इसके जस्ट बाद में पहले वीएन मिश्र ने इसका किया, इसके जस्ट बाद में करते करते यहाँ चले गए, तो यहाँ गए ना तो पता चला कि ताम्र पाषाण कालीन है। ये इससे थोड़ी सी बात की है भाई, तांबे का तो शुरू होना हुआ और पाषाण का खत्म होना हुआ, उस टाइम की सी है। ठीक है, ये हो गया। अब इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। नो डाउट ताम्र पाषाण कालीन है ना, तो जो पाषाण कालीन तो हड़प्पा है ही, पाषाण कालीन तो है ही। वो थोड़ा सा ताम्र में भी प्रवेश कर जाती है हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मतलब यहाँ से गणेश्वर से तांबा गया हुआ है, दिखा था अपन नोट में। तो ये हो गया इनकी महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त। ये तो महत्वपूर्ण, इसके अतिरिक्त छोटे छोटे नाम हो रहे हैं, जैसे रंगमहल, हनुमानगढ़, इनके नाम याद रखें, ओजियाना, भीलवाड़ा। इनको फिर आप एक इसमें बना लो, इस तरह से बना लो, जो ये है ना, रंगमहल, हनुमानगढ़, इनके कुछ और तो डिटेल है नहीं। ओजियाना, भीलवाड़ा, नगरी, चित्तौड़। अच्छा जी, ये नगरी, चित्तौड़ और नगर जगह है एक, वो टोंक में है। ऐसी कंफ्यूजन वाली जो जगह है ना, उनको आप राइट डाउन कर लो साथ में, ताकि आपको पता चले। बरौर, गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, और तलवाड़ा बांसवाड़ा में। तिलवाड़ा बाड़मेर है, तलवाड़ा जो है ना, तलवाड़ा जगह जहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, वो बांसवाड़ा में है। जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू। सुनारी तो है झुंझुनू में, और गणेश्वर जो है सीकर में। सुनारी भी कांतली नदी के उस पे है। नौ है भरतपुर है। नौ है आपको बताया था कि ये बहुत पुरानी प्राचीन पाषाणकालीन है। और नगर टोंक भी मैंने आपको बताया था, नगर वाला। आदि प्राचीन शब्दों के राजस्थान से प्राप्त है। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार, हड़प्पा के पतन। अब हड़प्पा के पतन 1800 ईस्वी के आसपास है। अब इसमें कहीं 1800 ईस्वी दे रखा है, ईस्वी पूरा देख रहा है, कहीं 2300 ईसा पूर्व भी दे रखा है। आप जब आगे बुक्स पढ़ोगे तो के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ। हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, इसके बाद में वैदिक सभ्यता आई। इस सभ्यता के बाद जानने के मुख्य स्रोत 4 वेद हैं। वैदिक सभ्यता में तो नो डाउट वेदों से ज्ञान, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके लिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया। वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहने का मेन कारण ही यही है कि इसकी जानकारी, इस सभ्यता की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64 से मिले। अब है हड़प्पा सभ्यता और पाषाणकालीन और वो सब निकल गए। अब वैदिक सभ्यता डाल के और इसके एग्जाम्पल लिख लो। अनूपगढ़ जो कि गंगानगर में, और
तरखान वाला डेरा, वो भी गंगानगर में ही है। और चक 64। कहने का मतलब ये उत्तरी साइड में ही मिले हैं तीनों, ये याद रखने हैं। अब जैसे तीन तो ये दे दिए, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, ए बीर शीर डी, डी दे दिया बरोर। अब निम्न में से भिन्न है, भिन्न बरोर ऑटोमेटिक ही होगा क्योंकि बरोर जो है वो हड़प्पा सभ्यता का है और ये तीनों वैदिक सभ्यता के हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। महाकाव्य काल कौन सा आ गया, ये इसके बाद का, इसके बाद महाकाव्यों का वो जैसे रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार किया। दक्षिणी सागर कौन सा, जो श्रीलंका को और भारत से जोड़ता है, किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था, जहां यह समुद्र मरुस्थल हो गया। अब समुद्र मरुस्थल हो गया, ये तो है तो किंवदंती, लेकिन समुद्र कौन सा था, अगर था तो टेथिस सागर था, जो कि अपन ज्योग्राफिकल भी मानते हैं। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार करना मुश्किल है, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान में भूभाग से परिचित है, ये तो प्रमाणित हो ही जाता है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख है। ये तो रामायण की बात हो गई, महाभारत में भी, महाभारत के अनुसार राजस्थान का जंगल देश कौरव पांडव राज्य के अधीन था। मत्स्य राज्य उनका मित्र, मत्स्य कौन सा, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, जयपुर के आसपास में अधीनस्थ था। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास का एक वर्ष भेष बदलकर मत्स्य राज्य के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। तो ये आपने देख ही लिया, पहले भी बताया था आपको। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से युद्ध करता हुआ मारा गया। ठीक है, भारतीय इतिहास की बात थी, महाभारत भारतीय इतिहास की बात थी, महाभारत के युद्ध के पश्चात महात्मा बुद्ध के समय तक राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में हो जाता है। महात्मा बुद्ध के समय तक भाई इसकी तक कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। इस समय के बारे में जानने के लिए पर्याप्त पुरातात्विक कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, किंतु बुद्ध के समय से ही भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय राजनीतिक रंगमंच पर दो प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती हैं। प्रथम जनपदों का उदय और द्वितीय साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों का उदय है। पहले तो जनपद बने और फिर आपस में जनपद, जैसे दो जनपद हो गए तो इनकी आपस में लड़ाइयाँ, भाई दोनों एक मिले इस तरह से। अब जैसे राजस्थान के जनपद पढ़ते हैं अपन, राजस्थान के जनपद जब अपन महाजनपद काल पढ़ेंगे जब भी आएंगे, लेकिन छोटे रूप में यहाँ भी है। आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय और विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य जो है ना, बौद्ध साहित्य की अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों का उल्लेख है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये देखिए 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जिन 16 महाजनपदों उसमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में स्थित था। अब 16 जनपदों में एक तो था मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद जो कि अपन ने पढ़ लिया, इसकी राजधानी विराटनगर थी, ये था। ये तो गए महाजनपदों की बात। अब इसमें जनपद भी आए होंगे। राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत आते थे। अब राजस्थान के अनेक भाग कौन कौन से आएंगे, जैसे कुरु है, कुरु जनपद है, कुरु जनपद के अंदर राजस्थान का नॉर्थ हिस्सा आ जाएगा, हनुमानगढ़ का थोड़ा सा चूरू वाला, गंगानगर वाला। इसके अलावा सूरसेन है, तो सूरसेन कहाँ था, सूरसेन यूपी में था। तो ये धौलपुर जो भरतपुर का धौलपुर और करौली का एरिया है, ये सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता है, जो कि अपन ने ऊपर पढ़ा भी था। ठीक है, इसके बाद में अवंती, अवंती दक्षिण साइड में है, तो दक्षिणी जो डिस्ट्रिक्ट है वो अवंती में आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र शिवी जनपद कहलाता था। ये तो हो गई महाजनपदों की बात। भाई कौन कौन से महाजनपद राजस्थान के हिस्सा थे, तो एक तो मत्स्य था, एक कुरु था, सूरसेन था और एक अवंती था। ठीक है, इसके अलावा फिर जनपद शुरू हो जाते हैं, महाजनपदों से छोटा प्रारूप जनपद। तो जनपद में पहला जनपद कौन सा था, शिवी जनपद, जो कि चित्तौड़ था। 2327 ईस्वी पूर्व सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर कौन सी हो गई, ये वाली सीमा से कुछ कबीले मालव, योद्धे और अर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए। योद्धे
जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, गंगानगर का प्राचीन नाम योध्या है, तो जो गंगानगर में जो आए थे ना वो पश्चिम उत्तर से आके और यहाँ गंगानगर में बस गए योध्या, फिर बाद में इनका नाम गंगानगर वासी हो गया। ऐसे ही मान लो मालवा क्षेत्र में मालवा आके बस गए। अब अपन पढ़ते हैं मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद ये वाला, आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। अब ऐसे प्रश्न पढ़े जाते हैं कभी कभी कि आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो अपन एक नाम के हिसाब से समझ जाएं कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, उसी में हुआ, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। भाई ऋग्वेद में होने का मतलब यही है कि सबसे प्राचीन यही है। शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख है, ये इसके उपवेद है ऋग्वेद के। शतपथ ब्राह्मण कौशिक की उपनिषद इसके इसमें भी इनका उल्लेख है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई। महाभारत में मत्स्य जनपद की गणना क्यों नहीं की, क्योंकि विराट का वर्णन है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। बस बहुत लंबे एरिया में था मत्स्य। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग संग्रहित थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर बसाकर मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। विराट की पुत्री उत्तरी का विवाह अभिमन्यु से हुआ। इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना, जो कि अपन महाभारत से संबंधित जानकारी है जो अब कभी। महाभारत के काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, किंतु गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए। गोपीनाथ शर्मा एक बढ़िया इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने बोला है कि महाभारत में कुरु जो एक महाजनपद अभी अपन ने जिक्र किया था, और एक था यादव जनपद निर्बल हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में सालू जाति रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। सालू की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राजा ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला दिया था। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा। कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। उस टाइम मगध में साम्राज्यवादी अशोक के समय की बातें हो रही हैं। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से प्राप्त अशोक का शिलालेख, अशोक का कौन सा, भाब्रू शिलालेख, और अन्य मौर्य अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। तो ये हो गया जनपदों की जानकारी। अब अपनी अगली क्लास होगी राजपूतों की उत्पत्ति, जो कि अपने आप में राजस्थान हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। जब तक आप इसको पीछे हुए को रिवाइज करो, कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो। धन्यवाद।